अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के अंदर हम मुख्यतः क्या पढ़ेंगे। तो आज वाले में हम सबसे पहली बात ये पढ़ेंगे कि गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में पहला सम्मेलन की चर्चा हो जाएगी और उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन के बाद में आपके यहाँ एक गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, ये है 1930 की घटना, ये है 1931 की घटना और इसी के बाद में 1931 में कराची में कांग्रेस का होता है अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन कब? 1931 में। तो आज हमारी जो बेसिक क्लास है, अगर टाइम रहेगा तो हम लोग दूसरे गोलमेज सम्मेलन की भी चर्चा कर लेंगे, परंतु आज का जो कंटेंट रहेगा वो यहां तक है। टाइम रहेगा तो दूसरा भी डिस्कस कर लेंगे। अब बात को समझो, हुआ क्या। चलो कल वाली क्लास का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं ताकि चीजें जोड़ने में तुम्हें आसानी हो जाए। यहाँ क्या हो रहा है भारत के अंदर, अगर हम बात करें भारत के अंदर, दो हिस्सों में इस चीज को पढ़ो। टॉपिक गोलमेज सम्मेलन है। अब इसकी पृष्ठभूमि समझा रही हूं मैं तुम लोगों को, एक्चुअल में क्या हो रहा है अगर हम भारत की बात करते हैं। ठीक है, भारत में दो चीजें एक साथ घटित हो रही हैं, पैरेलल चल रही है। इस तरह समझाना तुम लोगों को आसान रहेगा मुझे। देखो हुआ क्या, सबसे पहले यहां समझ लेते हैं भारतीय जो है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या घटित हो रहा है और इधर जो है अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज जो है उनकी क्या प्लानिंग चल रही है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन विशेष में क्या होता है, बात को समझो। आपके यहाँ होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है, आप सबको पता है, एनी बेसेंट के द्वारा और तिलक द्वारा शुरू किया जाता है। उस होम रूल लीग आंदोलन की बात को सुनकर ध्यान से, ठीक है, और उस पर गौर फरमाया गया। 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा हुई है ब्रिटेन की संसद में। मॉन्टेग्यू घोषणा हुई 1917 में, कब, कहां, ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, ये घोषणा हो गई। घोषणा होने के बाद में एनी बेसेंट और तिलक और बहुत सारे व्यक्तियों को ये लगा कि भारत में अब उत्तरदायी सरकार जो है वो शासन होगा। अब आपके यहाँ भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था होगी जिसमें हम भारतीयों का योगदान रहेगा, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी। घोषणा करी है तो एक बहुत बड़ी बात है। इसी में ध्यान से सुनो, इसी घोषणा के आधार पर कुछ रिपोर्ट्स तैयार हुई और रिपोर्ट के आधार पर 1919 में आपके मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है, ये मैंने आप सबको बताया है। यहां तक हमने देखा, ये चीजें आई। अब हुआ क्या, इसी में एक बात लिख दी थी कि 10 वर्षों के बाद इस सुधार की समीक्षा करने के लिए एक विधिक आयोग आएगा। ठीक है, आएगा, परंतु क्या था, आयोग को आना था 1929 में। 1929 में न आकर आयोग आ गया आपके 1927 में घोषणा हो गई और 1928 में भारत आ गया। तो बात समझो, 1928 में साइमन कमीशन जो है वो कहां आता है बच्चों, भारत आता है। साइमन कमीशन कहां आता है, भारत आता है। साइमन कमीशन भारत आने के बाद में मतलब पूरी जो जनता है वो इसका क्या करती है, विरोध करती है। गो साइमन बैक, मतलब साइमन गो बैक के नारे लगाती है। इसका पूरा विरोध किया जाता है भारतीयों के द्वारा, क्योंकि कोई भी एक जो है, एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। पर मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि इस कमीशन की सहायता करने के लिए एक समिति बनी थी। उस समिति में बी आर अम्बेडकर जो थे ना वो शामिल थे। तो इतना ध्यान रख लेना, सब लोगों ने इस कमीशन का पुरजोर तरीके से क्या किया है, विरोध किया है। और विरोध करने के बाद में आपके यहाँ एक भारत सचिव है जिसका नाम था बिरकन हेड। बिरकन हेड जो है वो भारतीयों को चैलेंज देते हैं। बिरकन हेड जो है वो भारतीयों को चैलेंज देते हैं कि आप लोग ऐसा संविधान बनाकर दिखाओ जो जिसमें सारे पूरा भारतीय जो है वो सहमत हो, बनाओ संविधान। चलो आपने, अगर आप इतना ही इसका विरोध कर रहे हो साइमन कमीशन का, तो एक काम करो, आप खुद अपना संविधान बनाकर दिखाओ। तो यहाँ नेहरू रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट तैयार होती है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार होती है और इसे नकार दिया जाता है। ठीक है, ये सफल नहीं हो पाती उस हद तक जो हमने सोचा था। यहां जब एक साथ लोग सहमति नहीं हुए तो कानून लागू भी नहीं हुए। ठीक है, मतलब बिरकन ने ये कह दिया था कि जो तुम कानून बनाओगे ना, अगर सब लोग सहमत होंगे तो वो कानून हम भारत में लागू कर देंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कानून पे सबकी सहमति बनी नहीं और वो लागू हुआ नहीं। चलो इसके बाद में क्या होता है, रिपोर्ट आने के बाद में साइमन कमीशन अपना चुपचाप काम कर रहा है। भी भारतीयों को यहाँ बिजी कर दिया साइमन कमीशन के अंदर और ये चुपचाप अपना काम कर रहा है। रिपोर्ट मतलब साइमन कमीशन चुपचाप अपना धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित कर रहा है। अब देखो यहाँ क्या होता है, आपके गांधी जी को इसी बीच, क्योंकि उन्हें पता था कि साइमन कमीशन को तो वो रोक नहीं पाएंगे,
साइमन कमीशन अपना काम कर रही है, तो गांधी जी ने इसी बीच क्या किया है, ठीक है, गांधी जी ने इसी बीच कर दिया आपके एक आंदोलन की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके यहाँ 1930 में इसको शुरू कर देते हैं। तो आपके यहाँ 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही आपके यहाँ नमक का कानून तोड़कर इसकी क्या कर दी जाती है, शुरुआत कर दी जाती है। तो बात यहां तक क्लियर हुई। तो ये हम सारे काम जो है ये हम भारतीय कर रहे हैं। इधर अंग्रेजों को ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात थी, लोग जो है उन्होंने स्कूल, कॉलेज, कोर्ट सबका बहिष्कार कर दिया, ठीक है, बहिष्कार कर दिया, असहयोग कर रहे हैं, और इसी के साथ में टैक्स नहीं दे रहे, कर जो है वो नहीं दिए जा रहे, प्लस जो कानून है उन्हें तोड़ा जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है नीचे? मुझे तो बताओ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूं, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो बढ़ चढ़कर जो है लोग उसमें भाग ले रहे हैं, बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं, सब तैयार हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, सब अपने जितना उनसे बन पड़ रहा है ना वो उतना काम कर रहे हैं। ठीक है, बहिष्कार कर रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं, महिलाएं साथ दे रही हैं, उद्योगपति जो है वो ध्यान साथ दे रहे हैं, कर जो लोग हैं, ठीक है, वो आपका टैक्स नहीं दे रहे हैं, कर नहीं दे रहे हैं, इसी के साथ लोग जो है वो जगह जगह आपके नियम और कायदे कानून तोड़ रहे हैं। ये होता है। इसी बीच एक छोटी सी बात समझना, ये साइमन कमीशन जो है ना, देखो अप्रैल में ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, अप्रैल 1930 में शुरू हो गया, वहीं मई 1930 के अंदर साइमन कमीशन अपनी सारा काम कर लेता है। ठीक है, देखो आया कब है? 1928 में भारत आ गया, 27 में घोषणा हुई है, दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने से हुआ था, एक बच्चा कंफ्यूज हुआ था कि साइमन कमीशन के लिए 27 है या 28 है। एग्जाम में क्वेश्चन यह है कि साइमन कमीशन की भारत आने की घोषणा कब हुई? तो साइमन कमीशन की घोषणा अगर शब्द जुड़ जाएगा ना तब जवाब आ गया 1927। और अगर ये पूछ ले कि भारत में साइमन कमीशन कब आया, तो आने की बात पहुंच भी जाती है कि भाई कब आया, तो आने की बात होती है 1928 की। ठीक है, ये मई 1930 में अपना काम वगैरह करके सारा रेडी रखते हैं, तैयार रखते हैं। अब इसी बीच क्या होता है, अंग्रेजों को ये लगता है कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे जैसे करके रोका जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो मांगी हम उनको पूरा तो नहीं कर पाए, परंतु कुछ ऐसा किया जाए ताकि सभी भारतीयों का ध्यान इस आंदोलन से उठकर कहां आ जाए? अंग्रेजों की तरफ हो जाए, आंदोलन को सब भूल जाए। इसलिए अंग्रेजों की एक प्लानिंग थी और उसी प्लानिंग को हम कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। इसी प्लानिंग को हम कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। वरना ये गोलमेज सम्मेलन पहले भी तो हो सकते थे या बाद में भी तो हो सकते थे, परंतु ये उसी साल हुआ है। ठीक है, उसी साल हुआ है, नवंबर 1930 में। इसके पीछे कारण था इस आंदोलन को दबाना, इस आंदोलन को खत्म करना। ठीक है, इस आंदोलन को दबाना, इस आंदोलन को खत्म करना इसका उद्देश्य था, इसलिए गोलमेज सम्मेलन हुए। जैसे कि आप सबने पढ़ रखा है, ये 3 हुए हैं। ठीक है, 3 हुए 1930, 31 और 32 में 3 हुए। तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। पहला और जो तीसरा है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, दूसरा वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस ने, गांधी जी ने भाग लिया है। बाकी 30 और 32 में जो है वो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 30 में तो वो चलाकर नहीं गई थी और 32 में उसको इनविटेशन भी नहीं मिला था, और 32 तो बहुत छोटा सा, कुछ विशेष हुआ ही नहीं था। ठीक है, केवल एक नाम मात्र का रखा था, कुछ लोग गए थे, अपनी बातों को रखा था और वापस आ गए थे, और कुछ भी नहीं हुआ था। और 1931 वाला जो था ना, उसमें भी हुआ तो कुछ नहीं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है वो हुआ कुछ नहीं। अगर मैं ये बताऊं ना तीनों का रिजल्ट क्या रहा, तो बेटा रिजल्ट इनका कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज तुम्हें पता चलेगा कि भाई हम लोग जो है हमारे पतन का कारण कहीं ना कहीं हम ही थे। हमें मौके बहुत बार मिले परंतु हम एकजुट नहीं थे, इसके कारण हमने सारे मौके खो दिए। अच्छा, इस गोलमेज सम्मेलन को एक नाम और दिया जाता है, RTC, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका नाम ध्यान से सुनो, इसका नाम क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज जो सम्मेलन है इनको एक और नाम से देखते हो और वो है RTC। ठीक है, RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो इसमें होता क्या है, एक बात समझना, चीज गौर करना। कभी अगर चीजें देखने को मिले ना, ऐसी चीजें, मान लो तुम्हारे सामने कल को तुम IAS बन जाओ या RS बन जाओ या कोई बहुत बड़े अधिकारी, मतलब अधिकारी बनो, या मान लो तहसीलदार, कुछ भी बनो आप, और आपसे ऊपर का पोस्ट का व्यक्ति जब आपसे मिलने आता है ना,
तो इस तरह टेबल होती है। इस टेबल में एक तरफ तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, ये एक टेबल का इस तरफ का हिस्सा होता है वो हेड का होता है। वो किसका होता है? हेड का होता है। राउंड टेबल में क्या होता है? कोई हेड नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, सब बराबर होते हैं। ये राउंड टेबल है। तो यहां मान के चलो अगर इस तरह होता ये काम तो फिर अंग्रेज यहां होते क्योंकि वो प्रधान है, और हम भारतीयों को फिर नकार दिया जाता। ठीक है, हम भारतीयों के साथ में क्या करते? बुरा व्यवहार करते, फिर इसे छोड़ देते। तो इसलिए क्या हुआ, भारतीयों को ऐसा ना लगे कि उनके साथ में कोई भेदभाव हुआ या कोई समस्या आई है। ठीक है, समस्या आई है तो हमने क्या किया? क्या किया? राउंड टेबल। हमने नहीं, अंग्रेजों ने इसको क्या नाम दिया? राउंड टेबल, जिसमें सब एक जैसे हैं, सब एक समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब अपनी बातचीत, ठीक है, सब अपनी बातचीत वार्ता करने के लिए बैठे हम लोग यहां। ठीक है, वार्ता करने के लिए, बातें करने के लिए बैठे, और जहां बातें होंगी वहां कोई बड़ा नहीं होगा कोई छोटा नहीं होगा, सबकी सुनी जाएगी। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं भाई? वार्ता मतलब बातचीत करेंगे, सिंपल सा, और कुछ नहीं होगा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको कहा गया। अच्छा हाँ, अब अगली बात हम इसकी ये शुरू करते हैं कि भाई इस गोलमेज सम्मेलन को रखने के पीछे रीजंस क्या थे, क्यों? तो देखना, अंग्रेजों ने क्या कारण दिया? अंग्रेजों ने कहा कि संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीयों को हम इनवाइट कर रहे हैं। क्या कहा यहां? कि भाई संवैधानिक जो मुद्दे हैं, क्योंकि जो साइमन कमीशन ने भी यही किया है, आपके यहां साइमन कमीशन ने भी ये सुधार के काम किए हैं। पर चलो आप साइमन कमीशन से संतुष्ट नहीं थे तो हम एक काम करते हैं, हम इस तरह के सम्मेलन रखते हैं। तीनों लंदन में हुए थे, ये और ध्यान रखना। ठीक है, तो हम एक लंदन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक सम्मेलन रखेंगे। उस सम्मेलन में हम भारतीयों को भी बुलाएंगे, और भारतीयों को जो लगता है कि संवैधानिक सुधार ऐसे होने चाहिए, संविधान में ये भी होना चाहिए, इस तरह की बातें भी होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम लोग संविधान को तैयार करेंगे। चलो ठीक है। एक उन्होंने ये कहा कि साइमन कमीशन के आप बड़े विरोध में थे। साइमन कमीशन ने अभी 30 मई को कुछ समय पहले, क्योंकि ये नवंबर में हो रहे हैं, ठीक है ना, नवंबर के बाद में हुए हैं सारे, तो 30 मई को इसके बाद में हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है ना, उस रिपोर्ट पे चर्चा भी कर लेंगे। चलो भाई, चलो हमें पता है कि साइमन कमीशन आपको पसंद नहीं था, साइमन कमीशन पसंद नहीं था, परंतु हम लोग वो जो साइमन कमीशन रिपोर्ट बनाकर लाई है उसको देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। मतलब अंग्रेजों ने इस तरह बातों को बुना कि लोग जो है वो वाकई में सोचने लगे थे कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो भारतीयों के लिए हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। जो गलती अंग्रेजों ने साइमन कमीशन के दौरान की थी, वो उस गलती को सुधारने के लिए गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने एक और बात कही है, इसी के साथ इन्होंने एक बात और कही है, और वो क्या थी? नए संविधान के नए प्रारूप को तैयार करना, प्रारूप तैयार करना कह सकते हो आप, नए अधिनियम को या नए संवैधानिक पहलू को तैयार करना। तो नए प्रारूप तैयार करना किसका? अधिनियम का। अधिनियमों का नया प्रारूप तैयार करने के लिए अंग्रेज और ब्रिटिश दोनों एक साथ मिलकर बैठकर काम करेंगी। देखो कितनी बड़ी बात कह दी कि भाई भारतीय प्लस ब्रिटेन दोनों बैठेंगी, मिलेंगी, बातचीत करेंगी। ठीक है, और जो भारतीयों को चाहिए वो यहां मांगो, तुम्हें क्या चाहिए हम देंगे। अंग्रेजों ने कहा हमें जो अच्छा लगेगा वो हम तुम्हें बताएंगे। तो इस तरह दोनों मिल बैठकर अपना काम कर लेंगे। इसी के साथ में ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपके यहाँ एक क्वेश्चन जैसे कि कई बार बच्चों को देखने को मिल सकता है, या इन भविष्य में आपको कभी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि गोलमेज जो सम्मेलन थे ना, इनका आधार क्या था? ध्यान से सुनना, गोलमेज सम्मेलन का आधार था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद, साइमन कमीशन जो रिपोर्ट तैयार करके लाया था, इसके कारण गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और गोलमेज सम्मेलन का आधार क्या है? 1935 अधिनियम। ठीक है, आपस में चीजें जुड़ी हुई हैं। साइमन कमीशन के कारण गोलमेज सम्मेलन हुआ, और गोलमेज सम्मेलन में जो चीजें तय हुई, हालांकि कुछ तय नहीं हुआ था, परंतु जो साइमन कमीशन ने कहा था वही 1935 अधिनियम में। तो ये ट्रायंगल है बेटा, इस तरह चीजों को इस तरह ध्यान रखो। ठीक है ना, इस तरह जैसे कि साइमन कमीशन के कारण गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, और इन गोलमेज सम्मेलनों में जो भी चीजों पे चर्चा या जो भी चीज देखी गई, समझी गई, ठीक है, वार्ता हुई है, उसके आधार पर 1935 अधिनियम जो है वो तैयार किया गया था। 1935 अधिनियम का ड्राफ्ट
तैयार किया गया था, उसकी एक रूपरेखा तैयार की गई थी। समझने वाली बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है, 1935 अधिनियम और साइमन कमीशन में इतना गहरा संबंध है कि यूं कह सकते हो कि साइमन कमीशन की 90% बातें 1935 अधिनियम के अंदर शामिल थी। अब देखना एग्जाम में क्वेश्चंस फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आपने जैसे पॉलिटिकल साइंस तो सबने पढ़ी है ना, होशियार बच्चे हो सब लोग। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बात करें तो संविधान में बहुत बड़ा हिस्सा कहां से लिया गया, संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, संवैधानिक जो पहलू है, संवैधानिक जो बातें हैं, वो संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से या कहां से लिया गया, बताओ मुझे। मैंने बहुत बार ये चीजें पढ़ाई है, अलग से भी मैंने विदेशी स्रोत करके अलग से भी मैंने बनाया है। तो सबसे बड़ा हिस्सा 70%, बिल्कुल सही कह रहे हो विकास, कहां से लिया गया, देश नहीं बताना है, एग्जैक्ट आपको वो अधिनियम बताना है जिससे लिया गया। तो 1935 अधिनियम का 70% से लगभग 70% जो हिस्सा है वो हमने सेम टू सेम इसका अपना रखा है। और अगर मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछूं कि 1935 अधिनियम जो है ना वो किस पर आधारित है, 1935 अधिनियम जो है वो किस पर आधारित है, अगर गोलमेज सम्मेलन आता है तो इनकी बात हो जाएगी, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में साइमन कमीशन की बात हुई थी, ऐसी बात नहीं है। और अगर गोलमेज सम्मेलन ऑप्शन नहीं मिलेगा ना तो आपको साइमन कमीशन मिलेगा, सीधा ध्यान रखना। 1935 से हमारा संविधान जुड़ा है, ठीक है, हमारा संविधान 1935 से जुड़ा है, 1935 साइमन कमीशन से जुड़ा है। तो बेटा जहां ऐसी कनेक्टिविटी होती है ना चीजों की, तो वहां आपको पता होनी चाहिए। अब साइमन कमीशन में वहां तो बता नहीं सकती थी, क्योंकि वहां ये बताना पड़ता है कि साइमन कमीशन क्या है, क्यों आया, क्या उसके रिजल्ट रहे, तो वहां नहीं बता सकती, इसलिए मैंने चीजों को यहां तुम्हें समझा दिया। इसलिए पॉलिटिकल का जो टीचर है ना वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो यहीं से क्लियर होती चल रही हैं आप लोगों की। तो 1935 अधिनियम भारतीय संविधान से जुड़ा है, और 1935 ही किससे जुड़ा है, साइमन कमीशन से जुड़ा है। तो 1935 अधिनियम का जो ड्राफ्ट है, जो रूपरेखा है, वो गोलमेज सम्मेलनों में ही तैयार की गई थी। हालांकि गोलमेज सम्मेलन केवल और केवल अंग्रेजों की एक प्लानिंग थी कि भारतीयों का ये जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है इसको खत्म करो यार, ठीक है, इसको खत्म करना, इसको स्थगित करना, इसको समाप्त करना ही उद्देश्य था। बाकी इन्हें कोई कानून बनाने का कोई शौक भी नहीं था, ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। ये समझते थे कि भारतीयों को क्या ज्ञान है, ये हमें ज्ञान देंगे क्या कि संविधान कैसे बनाना है, इनको बुला लो ताकि ये राजी हो जाए, ठीक है, इन्हें बुला लो ताकि ये खुश हो जाए और खुश होकर आपस में लड़ेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों को पता था हम लोग कैसे हैं। अब इसी के साथ एक और बात देखा, हालांकि कुछ किताबों में ये बात मिलती है, कुछ जगह नहीं मिलेगी ऐसी चीजें। तो ये जो आंदोलन, ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस गोलमेज सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य था सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को कमजोर करना, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को कमजोर करना या इसको समाप्त करना ही इसका उद्देश्य था। उन्हें ये लगा कि अगर हम गोलमेज सम्मेलन बुला लेंगे, अगर हम गोलमेज सम्मेलन बुला लेंगे तो शायद जो सारे जो बड़े लीडर्स हैं ना वो कहाँ आ जाएंगे, लंदन आ जाएंगे, क्योंकि लंदन में हो रहा है ये, तो लंदन आ जाएंगे। लंदन आने के बाद में जो पीछे से जो छोटे मोटे जो व्यक्ति हैं, छोटे मोटे जो दल है ना, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर बड़ा ही नेता जो है वो बाहर चला जाता है तो उसका नेतृत्व खत्म हो जाता है, उसका लिंक खत्म हो जाता है, ठीक है, और जरूरी थोड़ी ना उसके पीछे कोई बड़ा नेता हुई। तो बड़े नेता जो है सारे गोलमेज सम्मेलन में आ जाएंगे, पीछे से सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कमजोर, और कमजोर पड़ने पर हम कर देंगे उनको खत्म। देखो आप सोचो अंग्रेजों की प्लानिंग कितनी एडवांस थी, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। परंतु महात्मा गांधी जैसे और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजों की इस चाल को समझते थे। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के बीच में क्या थे, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उन्हीं के बीच में उन्होंने चीजों को सीखा है और समझा है। तो अंग्रेजों को भी उतना तो जानते थे भी, अंग्रेज हमें जानते कि हम धर्म, जाति और लिंग, ठीक है, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो है अब खुद को ही खत्म कर लेंगे, ये अंग्रेजों को पता था। और हमें ये पता था कि अंग्रेज है ना कभी भी भला नहीं चाहेंगे। अगर वो गोलमेज सम्मेलन भी बुला रहे ना तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मतलब अंग्रेजों का ही फायदा है, भारतीयों का कोई भी फायदा नहीं है। तो बात यहां तक क्लियर होती है। तो गोलमेज सम्मेलन क्या थे, क्यों उन्हें बुलाया गया था, क्या उनका उद्देश्य था, कब कब बुलाए गए थे, ये सारी चीजें देख ली। कहीं कोई दिक्कत है इसके अंदर मुझे इतना बता दो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। एक बार और क्विक रिवीजन के साथ में खत्म करेंगे। कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट लिख दो, ठीक है, चीजें यहां तक क्लियर होती है। केवल हमने इतना ही पढ़ा कि भारत में क्या हो रहा था, और ये जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है ना, इसके कारण इसको दबाने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ था,
इसको दबाने के लिए, ठीक है। बाकी गोलमेज सम्मेलन शायद होता ही नहीं, साइमन कमीशन जाता, अपनी रिपोर्ट देता और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है वो आपके यहाँ एक नया अधिनियम बनकर आ जाता, ठीक है। तो चलो एक फटाफट एक क्विक रिवीजन देख लो। आंदोलन में आपके यहाँ मॉन्टेग्यू ने घोषणा करते हैं उत्तरदायी सरकार की 1919 सुधार अधिनियम आता भी है, परंतु ऐसा कुछ विशेष नहीं मिलता। 10 वर्षों के बाद में कोई का समीक्षा करने के लिए कोई आयोग आना था, वो आया नहीं, वो आया, ठीक है, पर आया कब? 2 साल पहले 1929 में आना था, 1927 में घोषणा हो गई, 1928 में आता है साइमन कमीशन, सब लोग पूरा विरोध करते हैं इसका। साइमन कमीशन शांति से काम करे, मतलब साइमन कमीशन को मतलब मैं बताऊं अंग्रेज कितने होशियार, अगर नेहरू रिपोर्ट में हम लोगों को उलझाते नहीं ना तो हम लोग साइमन कमीशन को वापस भेज देते, परंतु हमें चैलेंज दे दिया और चैलेंज देकर नेहरू रिपोर्ट में व्यस्त कर दिया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं, लास्ट में हम आपस में ही लड़ लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। बाप बेटे में फूट पड़ जाती है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के, उसमें भी इस तरह की बातचीत चलती है और फिर हम लोग तय करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। अब जैसे यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है अप्रैल के अंदर और अप्रैल के नेक्स्ट क्या आ जाता है? मई आ जाती है ना, तो लगभग यहाँ आंदोलन शुरू हो रहा है और साइमन कमीशन ने अपने सारे जो है वो रिपोर्ट तैयार करके अपने सामान वामान को पैक करके और वापस लंदन चली जाती है, ठीक है। तो 30 मई 1930 को साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप देती है कि भाई ऐसा ऐसा ये सुधार होने चाहिए। आगे बताऊंगी, पहले गोलमेज सम्मेलन जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन जो है उसमें कौन कौन सी बातें थी, ठीक है। बाकी 1935 मैंने तुम्हें कहा ना, ये सेम टू सेम था, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था साइमन कमीशन में 1935 में। इस आंदोलन में लोगों ने वस्त्रों का स्वदेशी अपनाओ और जो स्वदेशी अपनाओ, विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, कोर्ट है, कॉलेज है, दफ्तर है, उन सब का बहिष्कार करो, उन्हें सब छोड़ दो, टैक्स मत दो, ठीक है, कानून जो बने हैं उन्हें जबरदस्ती तोड़ दो। ये सारी चीजें सविनय अवज्ञा आंदोलन में हो रही है, हिंसा नहीं होगी बस, ठीक है। सविनय के आधार पर विनय करो, मना करो कि हम नहीं करेंगे, ठीक है, हाथ जोड़ के को हमने ये कानून तोड़ दिया। इसी के साथ अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों न भारतीयों को व्यस्त किया जाए, गोलमेज सम्मेलन किए। गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं जिनका नाम आपको मिलेगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसमें क्या कहा गया था, इस गोलमेज सम्मेलन को रखने के पीछे भारतीयों को क्या गोली दी गई थी, क्यों समझो कि संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिसमें भारतीय और अंग्रेज दोनों शामिल होंगे और जो साइमन कमीशन जिसका भारतीयों ने पूरा विरोध किया था, इसने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट पर भी हम चर्चा कर लेंगे और आप लोगों को 1919 अधिनियम की बजाय हम एक नया अधिनियम देंगे, ठीक है, एक नई कानूनी व्यवस्था देंगे, आप तो आओ। इसी के साथ में 1935 अधिनियम का ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया इस गोलमेज सम्मेलन में और सविनय अवज्ञा आंदोलन को कमजोर करने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग में अगर हम बात करें तो पहले तो हम फंसे नहीं थे, क्या हुआ था, पहले तो हम फंसे नहीं इस प्लानिंग के अंदर की भी, ठीक है, कांग्रेस जो है वो पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेती है, क्योंकि अगर कांग्रेस को देखा जाए तो अब कांग्रेस जो है वो महात्मा गांधी उसका फेस है। कांग्रेस का फेस कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिजी है और वो उसमें बिजी है तो वो उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में आपकी कांग्रेस जो है वो शामिल नहीं होती है। तो बात को यहाँ देखो, गोलमेज सम्मेलन में हम बात करते हैं तो हम पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, कहाँ होता है, कब हुआ, ठीक है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन आरटीसी आप इसे कहते हैं, होने को ये कहाँ होना था, चलो ये शुरू कब हुआ है, ये शुरू हुआ है नवंबर 1930 में, जनवरी 1931 तक चला है। तो बात कर लेते हैं, ये नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला है, ठीक है, 31 तक चला। कहाँ चला है, तो ये अगर हम बात करें तो लंदन में चला है। अगर लंदन में भी कोई स्पेसिफिक जगह देखो तो सेंट जेम्स पैलेस था, क्या था, सेंट जेम्स पैलेस, कहाँ था, लंदन था, ठीक है, यहां ये कॉन्फ्रेंस होती है। अच्छा, इसका उद्घाटन कौन करता है, अगर हम बात कर लेते छोटे छोटे डाटास की, उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन होता है, तो उद्घाटन करने वाला व्यक्ति होता है ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम। कौन होगा, सम्राट जॉर्ज पंचम जो है इसकी उद्घाटन करते हैं, सम्राट जॉर्ज पंचम जो है वो इसका उद्घाटन करते हैं। चलो, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा बताओ, क्योंकि मुझे ये पता है
आप लोगों को केवल इतना ही पता है कि गोलमेज सम्मेलन इतने इतने हुए हैं। इनके साथ कैसी घटनाएं जुड़ी, क्योंकि आगे चलकर मैं तुम्हें जैसे गांधी इरविन पढ़ाऊंगी ना, गांधी इरविन समझौता, तो उसमें कहीं ना कहीं इस गोलमेज सम्मेलन का भी रोल है, पहले गोलमेज सम्मेलन का भी रोल है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति है, वहां पर एक प्रधानमंत्री थे रैमपेज मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटेन के उस वक्त क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या करी है, अध्यक्षता की है। अच्छा, इसी में अगर हम बात करते हैं तो इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन के पीछे रीजन था साइमन कमीशन की रिपोर्ट आना। रीजन क्या था इसके पीछे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आना, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है मई 1930 में। ठीक है, पूरा लिख देती हूं मैं, मई 1930 में। तो मई 1930 के अंदर क्या आ गई, रिपोर्ट आ गई साइमन कमीशन की, और इसी साइमन कमीशन के आधार पर 1935 का अधिनियम बना है। कुछ बातें सुन लो, साइमन कमीशन ने बहुत सारी बातें कही थी, वो सारी बातें हम 1935 के अधिनियम में पढ़ेंगे, पर कुछ बातें सुन लो ताकि तुम लोगों को ये पता चले कि इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उद्देश्य क्या रहे थे। ठीक है, तो उद्देश्य में हम बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन को लागू करो। क्या कहा, प्रांतों में उत्तरदायी शासन जो है उसको लागू किया जाए। प्रांतों में भी आप क्या करो, उत्तरदायी शासन लागू करो, सरकारें बनाओ। जैसे आपके यहाँ आज विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल है ना, वैसे आप लोग क्या करो, प्रांतों में सरकार बनाओ। कि प्रांतों में जो आपने द्वेष शासन दे रखा है उसको तो करो खत्म, क्योंकि प्रांतों में द्वेष शासन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो प्रांतों के द्वैत शासन को तो करो खत्म, द्वैत शासन को तो क्या करो, समाप्त कर दो। अब द्वैत शासन क्या है, ये मैंने 1919 का जो अधिनियम था ना उसमें पढ़ाया है आप लोगों को। तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन बनाओ, और प्रांतों में जो मतलब सरकार बनाओ। आपने केवल केंद्र में सरकार बना रखी है, प्रांतों के स्तर पे कोई सरकार नहीं है, तो प्रांतों के स्तर पे सरकार बनाओ, और जो आपने द्वेष शासन वहां लागू कर रखा है उसको क्या कर दो, खत्म कर दो। और द्वेष शासन को खत्म करने के बाद केंद्र में द्वेष शासन लागू करो, केंद्र में द्वैत शासन जो है उसको प्रारंभ करो। द्वैत शासन प्रांतों में जरूरी नहीं है, कहां जरूरी है, केंद्रों में जरूरी है, तो केंद्र में शुरू किया जाए। आगे चलकर इन्होंने क्या कहा, भारतीय जो ब्रिटिश प्रांत हैं, भारतीय ब्रिटिश प्रांत प्लस जो देसी रियासतें हैं, ठीक है, देसी रियासतें हैं, इनको मिलाकर भारतीय संघ बनाया जाए। क्या बनाया जाए, भारतीय संघ बनाया जाए। इन्होंने आपको इकट्ठा करने की बात कही। देखो कितनी अच्छी बात कही है, आप साइमन कमीशन को हम गालियां दे ही रहे थे। इन्होंने क्या कहा कि जो ब्रिटिश प्रांत है, जो भी जितने भी वो क्षेत्र हैं जो जिन पर ब्रिटिश का आधिपत्य है, अधिकार है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जो अभी देसी रियासत, मतलब वहां राजा है परंतु नाम मात्र के ही सही, परंतु अभी भी वहां क्या है, राजा है। तो देसी रियासतों को और प्रांतों को एक करके भारतीय संघ बनाएंगे। और इन्होंने एक बात जो है वो गलत कह दी, और वो क्या कही, सांप्रदायिक जो निर्वाचन है, सांप्रदायिक निर्वाचन को कंटिन्यू रखो। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन को कंटिन्यू रखा जाए, उसको निरंतर चलने दो। सांप्रदायिक निर्वाचन सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। जो लोग बोलते रहते हो तो बोलते रहते, परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन को लेकर हमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का तो विस्तार सही था, कोई गड़बड़ नहीं थी, और ये सारी जो चीजें हैं इनमें सुधार करना पड़ेगा। ये साइमन कमीशन के क्या थे, उद्देश्य थे। चलो अगली बात समझो, आपके यहाँ प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है, ठीक है, पहला गोलमेज है, ध्यान रखना। मैं नहीं भी लिख रही तो भी ऐसा नहीं कि आप गड़बड़ कर दो। तो गोलमेज सम्मेलन जो पहला था, इसमें टोटल कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कुल प्रतिनिधि कितने थे इसमें भाग लेने वाले। अगर कहीं पीसीएस लेवल की एग्जाम देते हो ना तो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि अंदर कितने लोगों ने भाग लिया, ये लोग तो ये चीजें तो हम बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें बहुत कम लोग चीजें पढ़ते ही हैं। अब हुआ क्या इसके अंदर, अगर मैं बात करूं, इसे 3 हिस्सों में बांटो। एक तो वो हिस्सा ब्रिटिश प्रांत का, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के अगर हिस्से की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग यहीं से भाग लेते हैं, 57। इसके बाद में देसी रियासतों से भी आए थे लोग, देसी रियासतों से भाग लेने वाले थे 16, और इसी में थे ब्रिटिश प्रवक्ता। ठीक है, ब्रिटिश प्रवक्ता, तो वो भी कितने थे, 16। अब टोटल कर लो, सही हो रही है क्या आंकड़े, टोटल करो भाई, सब होशियार बच्चों, मुझे तो पता है तुम लोग। तो ये हो गए कितने, कितने हो गए,
89। तो टोटल सदस्यों कितने ने भाग लिया है? 89 सदस्यों ने भाग लिया है, जिसमें 57 जो आए हैं वो ब्रिटिश, सारे जो ब्रिटिश प्रांत है वहां से आए हैं, 16 देशी रियासतों से आए हैं, और ब्रिटिश प्रवक्ता कितने थे? 16 जो थे वो ब्रिटिश प्रवक्ता थे। यहां तक क्लियर हो गई चीजें? एक बात और देख लो, सुन लो, कांग्रेस द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि कांग्रेस जो थी वो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में बिजी थी, वो उस आंदोलन को कंटिन्यू रखना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस को पता था, ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि अगर हम लोगों ने ये आंदोलन छोड़ दिया, ना, और अगर हमारे जो बड़े लीडर्स हैं अगर वो लंदन चले जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में, तो ये आंदोलन दब जाएगा, पीछे से खत्म हो जाएगा, और अंग्रेज जो चाहते हैं ना उनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हमें गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाना, ठीक है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, जो लोग मतलब वहां हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें वहां नहीं जाना है, हम तो यही रहकर हमारी सारी मांगों को स्वीकार करवाएंगे। ये उनका क्या था? उद्देश्य था। बात यहां तक क्लियर होती है? चलो एक छोटी सी चीज और यहां आ जाएगी क्या फिट, देख लो। एक और बात, भाग किसने लिया? अब बात से समझना, ऐसा नहीं है कि पूरा भारत मतलब कांग्रेस, भाई कांग्रेस का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा भारत का भारत हो गया, यहां कांग्रेस का मतलब भारत नहीं है भाई, भारत में और भी बहुत सारे, हिंदू सभा भी है, आपके लिबरल पार्टी भी है, दलित वर्ग भी है, ठीक है, और मुस्लिम लीग भी है, भारत में और भी तो बहुत सारा है ना, और भी भारत में बहुत सारे लोग हैं। तो अगर हम बात करें बहुत सारे लोगों में किस किसने भाग लिया है, तो देखो मुस्लिम लीग ने भाग लिया, ये तो पहले जाएगी, मुस्लिम लीग ने भाग लिया। ये भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम बता रही हूं मैं, इन्होंने भाग नहीं लिया है, ठीक है, और भाग लेने वाले कौन है? मुस्लिम लीग, लिबरल पार्टी, ठीक है, हिंदू महासभा पार्टी, इसी के साथ में सिख संप्रदाय के लोगों ने भी भाग लिया था, और इसी के साथ में जो आपके दलित वर्ग थे उन्होंने भी भाग लिया था, दलित समाज के लोगों ने भी भाग लिया था। तो इस तरह करके अगर देखा जाए तो बहुत सारे व्यक्ति थे, सिख संप्रदाय से थे, मुस्लिम लीग थी, हिंदू सभा थी, लिबरल पार्टी थी। अब इसमें दो व्यक्तियों के नाम ध्यान रखना, लिबरल पार्टी से तो थे तेज बहादुर समप्रभु, दिख रहा है ना, और दलित में थे BR अम्बेडकर भाग लेने वाले। मैंने इन दोनों व्यक्तियों का नाम इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं, कोई भी एग्जाम दे लो इनमें आ जाता है भाई, मुस्लिम लीग जो है, हिंदू महासभा है, सिख संप्रदाय है, इनसे किन्होंने भाग लिया, ये जरूरी ना मिले आपको, ठीक है, दिख तो रहा है ना इधर, ये जरूरी हो सकता है आपको ना मिले, परंतु दलित समाज से भाग लेने वाले कौन थे? BR अम्बेडकर। और आपके यहाँ लिबरल पार्टी जो है उससे भाग लेने वाले कौन गए थे वहां पे? लिबरल पार्टी से कौन थे? वो थे तेज बहादुर समप्रभु। अब देखो इसमें होता क्या है, हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, उसका जवाब दो। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? जवाब दो। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और हम लोग छोड़ देते हैं। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपकी बात को बिल्कुल नकारा नहीं जाता। BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में, पर यह बात भी ध्यान से सुनना, तेज बहादुर समप्रभु जो थे उन्होंने भी लिया था, ठीक है, उन्होंने भी लिया था। इन दोनों के नाम मैंने तुम्हें इसीलिए बताया क्योंकि दोनों ने भाग लिया था। अब एग्जाम की कंडीशंस को समझना, अगर BR अम्बेडकर ऑप्शन में नहीं हो तो आपको ऑप्शन देना है तेज बहादुर, दोनों अगर ऑप्शन में हो तो आप BR अम्बेडकर करके आओ, BR अम्बेडकर नहीं है तो तेज बहादुर करके आओ। और अगर मान लो यूं पूछ ले कि तेज बहादुर, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर और अली जिन्ना, तो अगर ऐसे देखो तो उसमें लास्ट में आपको यूं मिलेगा AB या BC या DA या ABCD चारों, तो उस तरह अगर आपको मिलेगा तो ये दोनों है, तेज बहादुर और BR अम्बेडकर दोनों, ठीक है ना। तो दोनों चीजें ध्यान में रखना, दोनों ने ही लिया है, परंतु दोनों में से किसी एक को अगर चुनना है तो तुमने सही चुना है, BR अम्बेडकर ही जवाब होगा। दोनों ही थे पर BR अम्बेडकर को आप टिक करके आओगे, उसी को सही माना गया। चलो यहां तक क्लियर होती है। तो ये है भाग लेने वाले सदस्य।
ये है भाग लेने वाले सदस्य और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, और जिन्हें नहीं लेना वो मेरी बात को एक बार फिर फटाफट सुन लो। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। कंडीशंस आपको समझ में आ रही है। अप्रैल में हम लोगों ने क्या किया है, समन्वय आंदोलन शुरू कर लिया, फिर मई के अंदर साइमन कमीशन चला गया, ठीक है, रिपोर्ट तैयार कर ली उसमें। उद्घाटन करने वाले हैं ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, और अध्यक्षता करने वाले हैं प्रधानमंत्री रैम्पेज मैकडोनाल्ड। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मई 1930 में आई थी। रिपोर्ट के ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, इतने ही नहीं थे बेटा, बहुत थे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम 1935 अधिनियम में डिस्कस करेंगे। कुल प्रतिनिधि कितने शामिल हुए थे, 89 शामिल हुए थे, और ठीक है 89 शामिल हुए थे, और कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लिया गया था क्योंकि कांग्रेस या कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिजी थे। वो नहीं चाहते थे कि यह आंदोलन हमारे पीछे से कमजोर पड़े, ठीक है। और इसी के साथ में भाग लेने वाले थे मुस्लिम लीग, लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, सिख, दलित समाज, और भी बहुत थे। देसी रियासतों से बहुत व्यक्ति आए थे, मतलब ऐसी बात नहीं है, शामिल बेटा बहुत सारे हुए, परंतु इनके बीच में होता क्या है, इनके साथ हुआ क्या, यहां तक क्लियर हो गया। मिटा दूं मैं इसको। अब ये सारे लोग जो है जाते हैं, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब जब पहले गोलमेज सम्मेलन में सब जाकर बैठते हैं, सब जाकर बैठ गए कि चलो भाई तय करते हैं क्या करना है। अब सब बैठे हैं, यहाँ छोटे मोटे जो दल हैं सब बैठे हैं। अब इस छोटे मोटे दल में ये जो एक सीट है ना, ये खाली है। बताओ मुझे कौन सी खाली है, ये एक सीट खाली है, कौन सी खाली है बताओ। तो ये सीट खाली है किसकी, कांग्रेस की खाली है। अब कांग्रेस की सीट खाली है तो अंग्रेजों को ये पता है कि अगर कांग्रेस शामिल नहीं होगी ना तो हम कुछ भी कर लो चाहे से, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के पीछे रीजन कांग्रेस ही था। तो मुस्लिम लीग आ रही है, हिंदू महासभा आ रही है, हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का साथ दे रहे हैं कुछ लोग, ऐसी बात नहीं है, परंतु वो लोग आ रहे हैं, परंतु उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस को इस गोलमेज सम्मेलन में लाना अनिवार्य है, लाना ही पड़ेगा। अगर वो शामिल नहीं होती है तो जो हम चाहेंगे वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सीट खाली रही। इसी के साथ हुआ क्या, ये जो छोटे मोटे दल थे ना, इन छोटे मोटे दलों में एकता तो थी नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मुस्लिम लीग अपनी बात रख रहा है, हिंदू महासभा अपनी बातें रख रहे हैं, इधर BR अम्बेडकर जो है वो दलितों को लेकर आरक्षण की बात कर रहे हैं, दलितों को लेकर विशेष अधिकारों की बात कर रहे हैं कि संवैधानिक जो 1935 का जो अधिनियम है, 1909 में आपने मुसलमानों को अधिकार दिए, 1919 में आपने सिख है, ईसाई है, इन्हें अधिकार दिए। वैसे ही जो अगला अधिनियम आप लेकर आओगे उसमें हम दलितों के लिए भी कुछ करो, BR अम्बेडकर ये कह रहे हैं। तो आपस में ही क्या हुआ है, पहले के पीछे अगर हम बात करते हैं तो इसका रिजल्ट देखो क्या रहा। पहला जो गोलमेज सम्मेलन है ना, इसका रिजल्ट सबसे पहली बात क्या रही, हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे पार्टी जो थी, बहुत छोटे छोटे जो व्यक्ति थे, जो है मतलब इतने सफल जो उनके चेहरे नहीं थे, वो लोग जाकर सारे के सारे वहां चले जाते हैं, और सारे के सारे जो है वो सांप्रदायिक आधार पर लड़ाई दंगे करते हैं, और कुछ नहीं, मतलब बातचीत जो है वो भी ढंग से नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर किसी के साथ कोई सहमति नहीं बनी, सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बनी। क्यों, क्योंकि सहमति बनाने के लिए, एक यूनिटी बनाने के लिए क्या चाहिए थी, कांग्रेस चाहिए थी, जो कि वहां नहीं थी, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा रिजल्ट क्या रहा इसके फेल होने का, वो था कांग्रेस। क्यों, क्योंकि इन सब व्यक्तियों को यह पता था कि हम यहाँ लंदन में बैठकर कुछ भी तय कर ले, ठीक है, कुछ भी तय कर ले, वो भारतीय लोग तभी मानेंगे जब कांग्रेस उसके साथ जुड़ी होगी। अगर हम लोग कुछ तय करके चले भी जाएंगे ना, तो अंग्रेज अगर कांग्रेस ने मना कर दिया ना, तो भारतीय जो है वो कांग्रेस के साथ ही खड़े हैं। और हमने देख लिया है सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूरी जनता जो है वो महात्मा गांधी की फैन है। कुछ लोग विरोध भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु बहुत सारी अधिकांश जनता जो है उनके साथ, उनके पीछे चली हुई है, उनके साथ उनके पीछे चली हुई है। तो कांग्रेस का डिसीजन, कांग्रेस का इस डिसीजन में साथ होना जरूरी है। अगर वो साथ नहीं है तो ये पहला गोलमेज सम्मेलन में कोई भी हमें परिणाम या कोई भी सफलता हमें हासिल नहीं होगी। और ऐसा ही रहा, पहले गोलमेज सम्मेलन जो है वो क्या था, असफल था। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि बेटा तीनों ही असफल थे, सफल कोई सा ही नहीं रहा, तीनों ही असफल थे। परंतु पहली जो असफलता का कारण है वो था सांप्रदायिक मुद्दों में सहमति नहीं होना, ठीक है, नहीं होना। और दूसरा इसके पीछे रीजन क्या था, कांग्रेस जो थी वो इसमें शामिल नहीं हुई थी। कांग्रेस शामिल जो नहीं हुई, इसलिए लोगों को ये लगा, अंग्रेजों को भी लगा कि कांग्रेस नहीं हुई है, हमें तो कांग्रेस को ही लाना था,
क्योंकि समन्वय आंदोलन को कमजोर करना था, और अगर कांग्रेस नहीं आई है तो आंदोलन तो चल रहा है, हम यहाँ बिजी हो गए। और बोले ऐसा नहीं करना है, तो अंग्रेज वैसे खुश नहीं थे कि भाई कांग्रेस को लेकर आओ, क्योंकि फिर वहां क्या होता है, आपके भारत में लॉर्ड इरविन के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप कुछ भी करो और अगले गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो है वो कांग्रेस को शामिल करो, कुछ भी करो चाहे से। अंग्रेज वैसे परेशान है कि कांग्रेस नहीं आई। इधर जो भारतीय छोटे मोटे जो दल है ना, इन व्यक्तियों को लग रहा है कि हम आपस में लड़ रहे हैं यार, ठीक है। और क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हम जो भी तय करेंगे ना वो कांग्रेस मानेगी नहीं, और कांग्रेस मानेगी नहीं तो भारत मानेगी नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये क्या था, असफल रहा। अब हुआ क्या है, देखो ये पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया पूरा, हमने इसको पढ़ लिया कि इसके साथ में क्या होता है क्या नहीं हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होने के बाद में B.R. अम्बेडकर है, तेज बहादुर संप्रभु, ऐसे करके बहुत सारे जो लीडर्स है ना, वो जाकर महात्मा गांधी से मिलते हैं। अरे बोले गांधी जी कुछ करो, आप सम्मेलन में नहीं गए ना तो वहां कुछ भी नहीं हुआ, हो सकता है उस गोलमेज सम्मेलन में कुछ हमारा भला हो जाता अगर आप जाते, तो आप चलो अगली बार हमारे साथ चलो। तो गांधी ने कहा ऐसे कैसे चलो, नहीं जाना मुझे। तो बोले कि कुछ तो करो, आप एक काम करो, क्योंकि पूरी की पूरी बातचीत थी, सबको पता था कि इरविन पर प्रेशर है, तो सबको ये पता था कि इरविन भी मिलना चाहता है। गांधी पर प्रेशर बना दिया, ठीक है, गांधी पर क्या कर दिया, प्रेशर बना दिया कि भाई आपको मिलना पड़ेगा, मिलो एक बार, मिलो तो सही इरविन से, मिल लो, देख लो, अगर कुछ अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो वैसे ठीक है, आप जाओ तो सही है एक बार। तो इस तरह करके क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा भी चीजें, क्योंकि मन ही मन गांधी जी भी चाहते थे। गांधी जी जो है वो खुद इस सवर्ण विज्ञान आंदोलन को जो है वो एक तरह से समाप्त करना चाह रहे थे कि रुक जाऊं मैं थोड़ा, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ जब कोई अहिंसक आंदोलन शुरू होता है, ठीक है, अहिंसक जिसमें हिंसा नहीं होती, वो आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं चलता, वो आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं चलता। बहिष्कार कब तक करेंगे, टैक्स नहीं दे रहे हैं तो संपत्ति जब्त हो गई हम लोगों की, उद्योगपति हैं बोले हम काम कब करेंगे, हमारा काम बिजनेस तो चलना चाहिए, हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, ठीक है। और महिलाओं ने कहा हम कब तक बाहर घूमेंगे, कब तक आंदोलन करेंगे, हमें भी तो घर में घर गृहस्थी है, हमारी भी बच्चे हमें भी पालने हैं, कुछ करो, इतना लंबा हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि देखो 1930 में शुरू हो रखा है और लास्ट तक साल भर होने को आ रही है, बोले कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो यहाँ देखो क्या होता है, महात्मा गांधी भी पूरी प्लानिंग में होते हैं कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी की एक प्लानिंग थी, आंदोलन विश्राम फिर आंदोलन, मतलब वो आंदोलन शुरू करते फिर उसको विराम दे देते, विश्राम करते, ठीक है, और फिर शुरू करते। इसके पीछे रीजन यही था, शुरू करो फिर रोक दो, रेस्ट दो थोड़ा, ताकि अगली बार कोई आंदोलन हो तो वो बड़े जोरों शोरों से शुरू हो वापस। अगर एक ही आंदोलन को साल 2 साल 3 साल 4 साल घसीटेंगे ना तो लास्ट में उसका रिजल्ट जो है वो ना ही आएगा, खत्म हो जाएगा वो आंदोलन, ठीक है। इसलिए आपके यहाँ बात को समझना। इसके बाद में पहला गोल में जो सम्मेलन हुआ है, इसके बाद में सब लोग भारत में आते हैं और भारत आकर अब दूसरे गोल में सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल करने की रणनीति बनाते हैं। तो दूसरे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस को शामिल करने की रणनीति में क्या होगा, गांधी इरविन पैक्ट कह लो, समझौता कह लो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता किसके बीच में हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ लो एक बार इस स्टोरी को फिर सुनो। इधर तो है आपके महात्मा गांधी और इधर है आपके इरविन। देखो होता क्या है, दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम है, ये भी कुछ सोच रहा है, इसकी भी कुछ कमजोरी है। भाई समझौता तो तभी होगा ना, दोनों तरफ से, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, है ना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ हमारी मानो कुछ हम तुम्हारी मानेंगे, तुम हमारी मानो हम तुम्हारी मानेंगे। समझौता तो ऐसे ही होता है। तो ऐसा ही था, इरविन की भी कुछ कमजोरी थी, महात्मा गांधी कमजोरी नहीं थी, महात्मा गांधी को लग रहा था कि आपका जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है वो ज्यादा लंबा नहीं टिकने वाला। तो यहाँ गांधी को लग रहा था कि 1930 में जो हमने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू किया है ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ये अहिंसक है, अहिंसक आंदोलन है, और अहिंसक आंदोलन जो होंगे उसमें लोग जो है वो निष्क्रिय हो जाएंगे, सुस्त हो जाते हैं। आप ये देखो, साल 2 साल 3 साल, साल भर में 2 साल में अगर रिजल्ट मिले ना तब तो मजा भी आए, अगर रिजल्ट नहीं मिलता ना तो फिर मजा नहीं आता, ठीक है। रिजल्ट नहीं मिलता तो क्या होता है, मजा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहां इसे पता था, गांधी तो इंतजार कर रहे थे, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा ना, असहयोग आंदोलन जो है उसे समाप्त करने का रीजन चोरी हत्याकांड जो था वो बनाया गया था, वो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था,
ठीक है, ऐसी हिंसक गतिविधियां और भी हुई हैं, परंतु महात्मा गांधी को एक कारण चाहिए था। क्या चाहिए था? एक कारण चाहिए था, एक रीजन चाहिए था कि मुझे इसलिए असहयोग आंदोलन खत्म करना है। वैसे ही सवर्ण अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी चाहते थे कि मैं खत्म करूं। क्यों? क्योंकि इससे सब नाखुश थे। अगर हम बात करें, अब बहुत लंबा टाइम हो गया है, वो पूंजीपति है, वो कह रहे हैं कि हम कमा लें, क्योंकि हम आपके साथ आंदोलन कर रहे हैं तो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया था ना, जिन्होंने कर नहीं दिया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली। तो बोले हम अब क्या करेंगे, अंग्रेजों ने कर नहीं, टैक्स नहीं दिया तो संपत्ति रख ली हमारी। इसी के साथ जो महिलाएं थी, ठीक है, महिलाएं वो कह रही हैं हम घर में कब तक घर से बाहर कब तक रहेंगे, हमें भी घर जाना है, हमारे बाल बच्चे भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं आ खड़ी हुई थी। फिर तो अब यहाँ महात्मा गांधी खुद चाहते थे कि भाई ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो है वो इतना ऊंचा है, नीचे धम देने से गिरेगा ना तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो मुझे भी एक मौका चाहिए ताकि मैं इस आंदोलन को रोक सकूं, इसे खत्म कर सकूं, ठीक है। इसके लिए महात्मा गांधी प्लानिंग में है पूरी कि भाई मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि मुझे एक मौका मिले, एक बहाना मिल जाए इस आंदोलन को रोकने का। महात्मा गांधी जो है शुरू करने का भी मौका देखते हैं और खत्म करने का भी मौका देखते हैं। बिना मौका देखे, बिना कारण के, देखो कितनी बारी चीजें, महात्मा गांधी को पढ़ने का मौका मिले ना तो इन सारी चीजों से पता निकाल लो। शुरू किया उसके पीछे कारण था, खत्म किया उसके पीछे कारण था। बिना कारण, बिना उद्देश्य के ना कभी भी महात्मा गांधी कोई काम नहीं करते थे। हाँ, लक्ष्य की प्राप्ति हो या ना हो, लक्ष्य की प्राप्ति हो या ना हो, अगर निश्चित समय में लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो विराम देते हैं और फिर कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लंबे टाइम तक अगर किसी चीज को लंबे टाइम तक घसीटते रहते हैं ना तो आगे चलकर हम सुस्त हो जाते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल से समझ लेना, इसमें वैसे उदाहरण है, समझाने की बात है। कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, ठीक है, 2018 से कर रहे हैं रेलवे की तैयारी के, साल भर निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, एग्जाम हो जाएंगी। तो साल भर निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकल गया। अब बच्चा क्या सोच रहा है, धीरे धीरे, मुझे बताओ क्या एक बच्चा 3 साल तक कंटिन्यू तैयारी कर सकता है? क्या संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा और कहेगा नहीं नहीं होना वैसे, तो जब एग्जाम होगी तब पढ़ूंगा मैं, अब एग्जाम डेट आई है ना तब पढ़ूंगा, जो कि गलत है। अब मुझे बताओ, इस 2018 के बीच में कोई एग्जाम नहीं हुई है क्या? राजस्थान पुलिस भी हुई है और भी बहुत सारी एग्जाम्स हुई हैं। उस बच्चे को बीच में उन एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई करना चाहिए था। वो क्या करता, रेलवे को पढ़ता, अच्छे से पढ़ा, फिर मान लो कोई एग्जाम आई तो अपनी रेलवे की पढ़ाई को विराम देता और दूसरे एग्जाम में लग जाता, क्योंकि रेलवे तो एग्जाम ही नहीं है अभी। फिर मान लो फिर कोई और भर्ती आती, उसकी तैयारी करता, और जैसे रेलवे की भर्ती आती तो उसकी तैयारी में लग जाता। 3 साल किसी एक लंबी मतलब दौड़ को ना, दौड़ने के लिए मान के चलो बहुत हिम्मत और बहुत धैर्य होना जरूरी है, क्योंकि इस देश में केवल 95% लोगों में नहीं मिलता, 5% लोगों के अंदर ये धैर्य मिलता है। बात यहां तक क्लियर हुई? तो यहां जो है महात्मा गांधी को पता था भारतीय जो है इस अहिंसक आंदोलन को इतना लंबा नहीं चला पाएंगे, उनकी हिम्मत सबकी जवाब दे रही है। तो महात्मा गांधी चाहते हैं कि कोई बहाना मिले ताकि मैं इसको रोक दूं, ठीक है। वहीं इरविन के ऊपर पहला दबाव डाला जाता है कि गांधी जी को या कांग्रेस को, ठीक है, गांधी या कांग्रेस को दूसरे गोल में सम्मेलन में शामिल करो, हमें नहीं पता, कुछ भी करो। ये आपके यहाँ ब्रिटेन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारत सचिव जो थे ना, उन्होंने दबाव डाला, कुछ भी करो, हमें नहीं पता, पर गांधी या कांग्रेस का जो सदस्य है वो अगले गोल में सम्मेलन में शामिल होना चाहिए। तो बोला ठीक है। इसी के पीछे उन्हें यह डर था कि जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है, इस आंदोलन से, इस सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से पूरे देश में राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये लोग राष्ट्रवादी इतने ज्यादा बन जाएं कि हम लोगों को खदेड़ दे और हमें वापस ब्रिटेन जाना पड़े। इरविन को ये भी टेंशन थी, तो इरविन चाहता था ये भी शामिल हो जाए, ये भी चाहता था कि इस आंदोलन को कैसे जैसे करके, ठीक है, कैसे जैसे करके प्लीज इसको खत्म किया जाए। और इसे खत्म करने के लिए इरविन भी कुछ भी करने को तैयार था। भी पहले ही कहा था कि 11 सूत्रीय मांगे मान लो, तब तो इरविन ने कहा नहीं मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं, मुझे माननी ही नहीं है, मैं तो नहीं मानूंगा, तब मना कर दिया इरविन ने। और जब इरविन को पता चला कि भाई ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन अब जो है वो हालत खराब कर रहा है, क्योंकि टैक्स नहीं मिल रहा है, अंग्रेजों को पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, भाई प्रॉपर्टी ले ली, किसी किसान की प्रॉपर्टी लेकर बैठ गए, उस जमीन का क्या करेंगे? जमीन जो है वो हमारी है, अंग्रेजों ने कुछ दिन रख ली तो क्या फर्क पड़ा भाई, हम खा नहीं पाए, इतनी तो बात है। बाकी अंग्रेजों को जो टैक्स मिल रहा था वो उस प्रॉपर्टी से, उस संपत्ति से मिल रहा था, वो टैक्स मिलना बंद हो गया, प्रॉपर्टी ले ली तो ले ली, क्या फर्क पड़ा?
तो अंग्रेज भी बड़ी समस्या में थे। यहाँ इरविन पर बहुत गंदा दबाव था, बहुत गंदा दबाव था कि कुछ भी करो, ये सारी सिचुएशन भारत की ठीक करो, टैक्स आना चाहिए, ठीक है, कानून नहीं तोड़ना चाहिए, कानून जो बने, क्योंकि एक नमक कानून नहीं, सारे कानून तोड़ने शुरू कर दिए यहाँ भारतीयों ने। एक नमक का ही नहीं, मौका मिलना चाहिए हमें तो नियम तोड़ने का, है ना, नियम तोड़ने के मौके मिलने चाहिए, हम तैयार रहते हैं, पता नहीं क्यों। नियम को फॉलो करने के लिए हम जितने तैयार नहीं होते ना, उतना नियमों को तोड़ने के पीछे हम लोग तैयार होते हैं। तो नियम तोड़ने का मौका मिल रहा है, टैक्स नहीं देंगे, बहुत अच्छी वाली बात है। आज भी जनता टैक्स नहीं देकर खुश होती है, ठीक है, कुछ लोगों को छोड़कर। बाकी यूं मान के चलो कि ये सारी चीजें थी, तो दोनों की कमजोरियां थी। अगर देखें दोनों की कमजोरियां थी, तो दोनों मिलना चाहते थे, दोनों मिले, बोले ठीक है मिलो। कहां मिले? दिल्ली में मिले। मीटिंग कहां फिक्स हुई? दिल्ली में। दिल्ली में मीटिंग फिक्स होती है और आपके यहाँ 9 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी और इरविन की क्या हुई? मीटिंग हुई। अब ऐसी तो बात है नहीं कि मीटिंग एक दिन चलती है और हो गया सब कुछ, ऐसा तो हुआ नहीं है ना। तो मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में लास्ट जो डिसीजन था, जिस दिन आप कहते हो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, समझौते की दिन कौन सा था? समझौते का दिन था 5 मार्च 1931। ये तारीख अच्छे से याद कर लेना, ये याद हो या ना हो, ये इसको याद रखना है। 19 फरवरी 1931 को दिल्ली में इरविन और गांधी जी मिले थे कि भाई चलो हाथ मिलाया है, कैसे हो आप, अच्छे हैं, बढ़िया है एकदम। 19 फरवरी, 9 नहीं 19 फरवरी, ठीक है। 19 फरवरी में वो लोग मिलते हैं आराम से। 19 फरवरी को तो मिलते हैं, केवल दिल्ली में मिलेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे चलकर अगर तुम कभी गांधी इरविन समझौता नहीं मिलेगा ना तुम्हें, तो एक और नाम मिलेगा जिसको हम कहते हैं दिल्ली समझौता। या तो इसको आप क्या कह सकते हो? गांधी इरविन समझौता कह लो, या आप इसको कह सकते हो दिल्ली समझौता। 2 नाम मिलेंगे इसके, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। तो दिल्ली में मिले, दिल्ली में मिलने के बाद में मीटिंग हुई, और मीटिंग होने में कुछ बातें महात्मा गांधी ने स्वीकृत की, कुछ बातें लॉर्ड आपके इरविन ने, जो वायसराय थे, उन्होंने स्वीकृत करी, और दोनों की रजामंदी से, ध्यान से सुनना, दोनों की रजामंदी से 5 मार्च 1931 को उनके बीच में समझौता हो गया कि हमें ये करना है और ये नहीं करना, इस तरह काम करना है, साथ मिलेंगे। क्या था वो समझौता? क्या बातें गांधी ने मानी, क्या बातें लॉर्ड इरविन ने मानी, वो देख लेते हैं। देख ले, पॉइंट यहां तक क्लियर है। तो गांधी इरविन समझौता कब? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। तो दिख गया ना, गांधी भी चाह रहे हैं और इरविन भी चाह रहे हैं, दोनों पे दबाव है, दोनों चाहते हैं ऐसा, मतलब सारी चीजें शांतिपूर्वक हो जाए। तो ये हुआ है आपके 5 मार्च 1931 को। चलो अब इधर गांधी ने क्या शर्तें मानी, और इधर देख लेते हैं इरविन ने क्या शर्तें मानी। अब समझौता हो गया ना, तो इस समझौते में महात्मा गांधी ने क्या स्वीकृति दी और इरविन ने किन किन बातों पर स्वीकृति दी। तो पहले इरविन वाली देख लो, क्योंकि महात्मा गांधी वाली तो सिंपल सी 2 चीजें हैं। क्या देखो हुआ क्या है, आपको ये तारीख पता चल रही है ना, इस तारीख से एक तारीख और जुड़ी है, थोड़े टाइम बाद ही हुआ। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ? फटाफट जवाब दो। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ है? फटाफट जवाब दो। 23 मार्च को क्या हुआ, क्या घटित होता है? इसको लेकर आप युवा जो है वो बड़े ही आक्रोश में आ गए थे। युवा जो है वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे उस पहलू से। बताओ 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? क्या हुआ था? बिल्कुल सही कहा विनोद ने, भगत सिंह को फांसी। बिल्कुल, भगत सिंह और उनके जो साथी थे उनको फांसी हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी वो मैं बता दूंगी, टेंशन मत लो। क्रांतिकारी चरण 2 में हम लोग पढ़ लेंगे इसको। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, सब होशियार बच्चे हो। तो इनको फांसी हुई थी। तो इनको जो फांसी हुई थी ना, फांसी होने से पहले इन्हें पकड़ लिया था। ठीक है, सैंडर्स की हत्या करने के आरोप में इनको क्या कर लिया गया था? पकड़ लिया गया था। तो पकड़ने के बाद में बहुत सारे लोगों ने, बहुत कहते हैं बहुत सारे, जब लोग मतलब जब महात्मा गांधी इरविन से मिलने जा रहे थे ना, तब न जाने कितने सारे जो युवा, सबसे ज्यादा युवा थे उसमें, युवा महात्मा गांधी से मिलने आते हैं और हाथ जोड़कर केवल एक ही निवेदन करते हैं कि कुछ भी हो जाए गांधी जी, आपका इस बार पलड़ा भारी है। ठीक है, इरविन कमजोर है, अंग्रेज कमजोर है, आपका पलड़ा भारी है, आप चाहो वो कर सकते हो, प्लीज आप जो है वो आपके जो भगत सिंह और उनके जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनकी
रिहाई की मांग करना। और अगर रिहा नहीं करते अंग्रेज को, क्योंकि उन्होंने गलती भी बहुत बड़ी की थी, ठीक है, अगर रिहा नहीं करते हैं तो कम से कम उन्हें आजीवन कारावास दे दिया जाए, फांसी नहीं दी जानी चाहिए प्लीज। तो महात्मा गांधी जो थे, हालांकि वो खुद अहिंसक थे और हिंसा बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं थी, और बल आपके भगवत आप जो ये कह सकते हो कि भगत सिंह ने जो किया था वो हिंसक था, वो कहीं ना कहीं उनके विरोध में तो नहीं थे, हम नहीं कह सकते ऐसी बात, पर सब लोगों ने बहुत निवेदन किया था कि प्लीज आप इस मांग को जरूर रखना, ठीक है, इस मांग को, मतलब हमें भगत सिंह की रिहाई या फिर उसका आजीवन कारावास, ये दोनों में से एक चीज चाहिए ही चाहिए, इसको लिए बिना वापस मत आना। महात्मा गांधी को ये साफ कहकर भेजा था। लगभग मान के चलो पंजाब क्षेत्र के ज्यादा युवा शामिल थे, बाकी बहुत सारे जो देश के युवा थे वो इसके साथ खड़े थे बिल्कुल। तो महात्मा गांधी जाते हैं और महात्मा गांधी जो है वो इरविन के सामने अपनी कुछ शर्तें रखते हैं। तो इरविन ने कौन कौन सी शर्तें मानी, इरविन ने कौन कौन सी शर्तें मानी? तो इस शर्तों में सबसे पहली इन्होंने बात कही थी कि भारतीयों को, ठीक है, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इरविन ने कहा दिया, ठीक है, इरविन ने कहा दिया। दूसरी इन्होंने ये कहा कि हमें शराब बंद करने के लिए और जो नशीले मादक पदार्थ है इनको बंद करने के लिए धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जाए, धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। जो शराब है, मतलब उस चीज के आंदोलन की धरना प्रदर्शन नहीं, शराब है आपके और नशीले मादक पदार्थ है, ठीक है ना, जो भी गलत है, ठीक है, उनको लेकर धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जानी चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, दिया। तीसरी उन्होंने क्या कही कि जो राजनीतिक कैदी हैं, राजनीतिक कैदी का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको कल भी बताया था, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना चाहिए जो गैर हिंसक हैं, जिन्होंने हत्या नहीं की, ठीक है, गैर हिंसक है, सीधा का सीधा जो टारगेट है। हालांकि कुछ किताबों में कुछ इतिहासकार ये बात कहते भी हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी जो है उसको रुकवाने का प्रयास किया था इरविन के सामने, परंतु इरविन ने मना कर दिया था कि मैं इस शर्त को स्वीकृत नहीं करता, कुछ भी हो जाओ चाहे मैं इस शर्त को कभी नहीं मानूंगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी ने बात ही नहीं करी। अब देखो ये बातचीत महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुई थी, तो या तो इरविन जाने या महात्मा गांधी जाने, ये दो ही व्यक्ति जानते हैं कि सत्य क्या था। कुछ लोग कहते हैं महात्मा गांधी भगत सिंह के बिल्कुल विरोध में थे क्योंकि वो हिंसक थे। भगत सिंह क्या थे, हिंसक गतिविधियों में ज्यादा बिलीव रखते थे, और महात्मा गांधी साफ कहते थे कि जो हिंसा के रास्ते पर है मैं उस व्यक्ति के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता, ये महात्मा गांधी साफ कहते थे। और भगत सिंह जो है वो ये कहते थे कि भाई आज तुम अंग्रेजों के अधीन हो, कल को तुम्हें अंग्रेज अगर छोड़ भी चले जाएंगे ना तो तुम लोग भारतीयों के अधीन हो जाओगे। मतलब भारत में कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो पूरे भारत को अपने हाथ में जकड़ लेंगे और फिर आप लोगों का शोषण करेंगे। तो उनका ये अलग मानना था, विचारधारा थोड़ी सी उनकी अलग थी, लक्ष्य दोनों के एक थे ही, ठीक है। तो यहाँ कुछ जगह कहा था कि भाई डिमांड रखी नहीं महात्मा गांधी ने, और कुछ जगह कहा कि इरविन ने मना कर दिया था। पर कुछ कहते हैं जब इरविन ने मना कर दिया तो महात्मा गांधी को वहां से आना ही नहीं चाहिए था, समन्वय विज्ञान आंदोलन को और जोरों से शुरू करना चाहिए था ताकि इरविन को पता चलता। अब ये दोनों चीजें हैं। इस चीज को लेकर मैं बताऊं, महात्मा गांधी की जब नेगेटिव पॉइंट्स को जोड़ते हैं ना तो उसमें ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूप में लिखा जाता है कि भगत सिंह की फांसी को रुकवाने में महात्मा गांधी ने कोई सहायता, कोई योगदान, कोई प्रयास नहीं किया है। बेटा हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना, ऐसा नहीं कह सकते उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, ठीक है, कोशिश की है तो जरूरी थोड़े ना इरविन मान ही जाए इस बात को, वो इतना भी ज्यादा प्रेशर में नहीं था। तो चलो इसकी बात हम बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक जो कैदी हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। बोला किया रिहा, ठीक है, किया, पर हिंसक जिन्होंने हत्या की है, ठीक है, उनको हम रिहा नहीं करेंगे। इसी के साथ क्या कहा कि जो कर न देने पर जिनकी जमीनें जब्त कर ली, ठीक है, जिनकी जमीनें जब्त कर ली उनको वापस लौटा दी जानी चाहिए। जमीनें जब्त करी है उनको वापस लौटा दो, और जिन्होंने, जो सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया उन्हें वापस सरकारी नौकरियों पर लगा लेना है। जिन्होंने त्याग पत्र दिया था उनको वापस बुलाना है। बोला ठीक है, दिया, ठीक है। अब देखो, आप सोचो आपको अच्छा लग रहा होगा ना, अंग्रेज हमारी सारी बातों को मान रहे, अंग्रेज जो है वो सारी बातों को मान रहे, क्या बात है। इसी में अंग्रेजों ने एक बात और कही थी, जुर्माना वसूलना बंद करो। जो आप गलत तरीके से जुर्माना वसूलते हो ना, गलत तरीके से जुर्माना वसूलना क्या करो, बंद करो, इसको स्थगित करो, ठीक है, इसको बंद करो, समाप्त करो।
तो बोले किया। इरविन ने कहा ठीक है दिया, और बोलो, बस इतनी शर्तें। महात्मा गांधी ने कहा नहीं और है दो ऐसी शर्तें हैं जो नहीं मानी गई थी, ठीक है, नहीं मानी गई। अब नहीं मानी गई शर्तों में पहली जो शर्त है वो थी भगत सिंह और उनके जो दोस्त थे, ठीक है, उनके जो साथी थे, उनकी फांसी को रुकवाना। बोला नहीं जी गांधी जी मैं आपका सम्मान करता हूं, ये सारी शर्तें मैं मानने के लिए तैयार हूं, इस शर्त को नहीं मानूंगा। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा, जो हिंसा है, जिन्होंने हत्या की है, उनकी बात को मैं नहीं मानने वाला, बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। अब दूसरी इन्होंने ये कहा था, महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी कि पुलिस जो हमारे साथ, भारतीयों के साथ जो बहुत गंदा सलूक करती है, कि वायसराय थे, इरविन तो वायसराय, जैसे कि आज आपके यहाँ मोदी है, प्रधानमंत्री है। अभी मोदी को ये नहीं पता है कि यहाँ गली नुक्कड़ के ऊपर जो खड़े पुलिसकर्मी है, मान लो किसी गांव में कोई पुलिसकर्मी है, तो वो लोग जो है वो गांव वाले लोगों को पीटते हैं, मारपीट करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत सलूक करते हैं। ये बात मोदी को थोड़ी ना पता चलेगी, छोटे से गांव में घटनाएं हो रही हैं। वो तो मीडिया है जो कभी कभार खबर पहुंचा देती है, वरना मीडिया भी अगर नहीं पहुंचती तो वो बेचारी चीजें दब के रह जाती हैं। और यहाँ जो है वो पुलिस अपनी मनमानी कर जाती है, ठीक है। तो अंग्रेजी पुलिस भी इससे ज्यादा बदतर थी। अब अंग्रेजी पुलिस जो है वो भारतीयों के साथ बहुत गंदा सलूक करती थी, बहुत गंदा व्यवहार करती थी, मारना, पीटना, बदतमीजी करना, सारे काम वो करती थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस है उसके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। मतलब महात्मा गांधी कह रहे हैं पुलिस है, उसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, तो पुलिस जो होंगे उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करो। तो आपके यहाँ लॉर्ड इरविन ने कहा हमने जो किया है वो सही है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये दोनों शर्तें आपकी नहीं मानी जाएंगी। तो जो पुलिस ने गलत व्यवहार किया उसकी कोई कार्रवाई नहीं, हमने जो कर दिया वो सही है, हमारी पुलिस ने जो कर दिया वो सही है। और भगत सिंह और उनके जो साथी हैं उनकी फांसी को उन्हें हम नहीं छोड़ने वाले, और उनको तो फांसी होकर रहेगी। बोले ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इन 5 शर्तों के बदले हमसे क्या लिया गया, हमसे मतलब गांधी से कौन सी शर्तें मानी? तो गांधी जी पहली शर्त थी गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में तुम्हें शामिल होना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है जी, इसी बहाने लंदन घुमाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कहा था। गांधी जी ने कहा था चलो ठीक है मैं जा आऊंगा, गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लूंगा। दूसरा ये कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करो। दूसरा इन्होंने क्या कहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करो। महात्मा गांधी थोड़े से होशियार आदमी थे, थोड़े से नहीं ज्यादा होशियार थे, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों के मेरी तरह। होशियारी में महात्मा गांधी ने, इरविन ने ये कहा, ध्यान से सुनना, इरविन ने ये कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को करो समाप्त, इसको ले लो वापस। बात को ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शब्दों का खेल किस तरह रचा जाता है समझो। इरविन ने कहा इसे करो समाप्त, महात्मा गांधी ने कहा बिल्कुल, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कर दिया जाता है स्थगित। चलो बताओ समाप्त और स्थगित करने में क्या डिफरेंस है? संविधान में भी तो होता है ना, बैठक स्थगित कर दी गई, बैठक समाप्त कर दी गई। जो सत्रों में बैठक होती है ना, एक तो होती है सत्रों में जो बैठक है समाप्त कर दी गई, एक होती है सत्रों में जो बैठक है उन्हें स्थगित किया गया। दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, सब होशियार बच्चे हो। स्थगित करने का मतलब यहां समझ गए, स्थगित करने का मतलब है बाद में आगे फिर शुरू हो जाएगी। समाप्त का मतलब होता है खत्म होना। अगर यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अगर उसे समाप्त कर देते या वापस ले लेते तो इसको शुरू नहीं कर पाते। आप देखो महात्मा गांधी जब वापस दूसरे गोलमेज सम्मेलन से जब वापस आएंगे ना, तो वापस आते सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना वापस शुरू कर देते हैं। और इस बार जब शुरू करते हैं ना तो वायसराय बदल जाता है और वो क्या करता है, महात्मा गांधी को पकड़कर आपके जेल में डाल देता है, ठीक है। और आपके यरवदा जो जेल होती है उस जेल के अंदर महात्मा गांधी को डाल दिया जाता है कि भाई लो पकड़कर अब जेल में डाल दिया। और महात्मा गांधी के साथ में और भी कुछ बड़े प्रमुख नेता थे, उन्हें भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसे समाप्त नहीं किया गया है, उसे केवल और केवल स्थगित किया गया है। स्थगित का मतलब होता है वापस शुरू हो सकता है, रुकना, ठीक है, रुकना और रुकने के बाद वापस शुरू होना। और यहां है
समाप्त का मतलब पूरी तरह से खत्म होना, वापस शुरू होगा तो नए हिस्से, नए रूप और नए नाम के साथ शुरू हो, या पार्ट 2 लिखकर शुरू हो। तो अगला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, अगर उसको पुराने वाले को समाप्त कर देते तो वापस महात्मा गांधी को शुरू करना पड़ता पार्ट 2, ठीक है ना, पार्ट 2। पर महात्मा गांधी ने ऐसे होशियारी कर ली और उन्होंने कहा ठीक है जी, आप हमारी इन शर्तों को मानते हो तो मैं इस आंदोलन को कर देता हूं स्थगित। और इरविन ने कहा अरे भाई ठीक है, मान ली बात, चलो अब। तो ये क्या थे, दोनों के बीच में समझौते हुए। ये सारी बातें इरविन ने मानी और ये दोनों बातें महात्मा गांधी ने मानी। ये दोनों बातें इरविन ने नहीं मानी है। बात यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है। ये समझौते के पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान होने चाहिए। बात क्लियर हुई। चलो अब एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी के साथ में गांधी इरविन समझौता कंप्लीट है। गांधी इरविन समझौता जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बात छोटी सी एक और पढ़ लो, कराची अधिवेशन में क्या होता है। इस कराची अधिवेशन में, ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो कराची अधिवेशन, अब देख लो, कांग्रेस अधिवेशन। तो कांग्रेस का ये अधिवेशन कब हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये अधिवेशन हो रहा है कब, तारीख भी लिख देती हूं। चलो सबसे पहली बात, ये हो कहां रहा है, ये हो रहा है कराची में, ठीक है। कब हुआ है, 29 मार्च 1931। और भगत सिंह को फांसी कब दे दी, भगत सिंह और उनके जो दोस्त थे उन्हें फांसी कब दे दी, 23 मार्च 1931 को। तो आपको यूं देखो लगभग 5 दिन बाद मान के चले, ठीक है। 5 दिन बाद में कराची के अंदर 29 मार्च 1931 को क्या होगी, बैठक अधिवेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, नहीं चल रहा तो मैं चला देती हूं। आपको यह सोचना चाहिए कि मैडम कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं दिसंबर लास्ट में, ठीक है। यहां कांग्रेस मार्च में ही क्यों जाग गई भाई, दिसंबर लास्ट में क्या होते हैं, दिसंबर के लास्ट में क्या होंगे, अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के। तो ये मार्च में ही क्यों हो गया, इसमें मार्च में होने के पीछे कारण भी तो है। मार्च में होने के पीछे रीजन ये है कि महात्मा गांधी चले जाएंगे। भाई यहां महात्मा गांधी ने 2-3 काम बीच में कर दिए। महात्मा गांधी ने क्या किया, इरविन समझौता करके आ गए। उस इरविन समझौते को कांग्रेस में रखना जरूरी है कि भाई हम सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले रहे हैं और इस समझौते के तहत ले रहे हैं। तो समझौते की अनुमति प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। और अगर हम दिसंबर तक वेट करेंगे, उससे पहले गोलमेज सम्मेलन में भी तो महात्मा गांधी जाकर आएंगे। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के रूप में महात्मा गांधी शामिल होंगे और इरविन समझौता हो गया इरविन के साथ में। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए आपके कांग्रेस का अधिवेशन पहले ही बुला लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। और अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखो कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें, कौन सा का मतलब किस सन में हुआ था, कौन सा अधिवेशन था जिसमें लोगों ने गांधी का विरोध किया था। बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने गांधी का विरोध किया था। तो कहते हैं गांधी यात्रा के दौरान, गांधी की कराची यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों ने गांधी का विरोध किया। इसमें पंजाब ज्यादातर था, पंजाब बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था, क्योंकि भगत सिंह कहां से थे, पंजाब विशेष से थे। तो गांधी की इस कराची यात्रा में, गांधी की कराची यात्रा में लोगों ने काले झंडे दिखाकर पूरा का पूरा गांधी का क्या किया है, विरोध किया है। तो गांधी की जो कराची यात्रा है, या फिर कह सकते हैं कराची का जो अधिवेशन है, उसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा विरोध हुआ था। और विरोध किस लिए हुआ था, भगत सिंह की फांसी को यह रोक नहीं पाए, भगत सिंह की फांसी को ये रोक नहीं पाते हैं, ठीक है, रोकने में असफल होते हैं। और इसी के साथ में जो है वो पंजाब क्षेत्र या मान लो पूरे भारत में ही था, पूरे भारत के युवा जो थे ना, वो महात्मा गांधी से बिल्कुल खुश नहीं थे। क्योंकि वो लोग ये सोचते थे, हमारी भी सोच हो सकती है, वो ये सोचते थे कि महात्मा गांधी चाहते ना तो वो इस फांसी को रुकवा सकते थे। चलो अच्छा, कराची अधिवेशन के अगर हम प्रस्ताव की बात करें तो कराची का ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसके प्रस्तावों में मुख्य बात थी
आपका दिल्ली समझौता, दिल्ली, या आप कह सकते हो एक ही बात है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। ये तो पहला कारण हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या था, पूर्ण स्वराज को पुनः दोहराया गया। बस एक डिफरेंस समझना, पूर्ण स्वराज को दोहराने के साथ यहां पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया था। भाई आपके जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, 1929, ध्यान से सुनना, 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने, बात को सुनो। और 1931 का जो कराची अधिवेशन है उसमें पूर्ण स्वराज को क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था। और तीसरी बात यह थी कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से, गोलमेज के दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जो हैं वो शामिल होंगे। ये तीनों बातें जो हैं वो कांग्रेस के इस अधिवेशन में रखी गई और कांग्रेस के इस अधिवेशन में इन तीनों बातों पर स्वीकृति दे दी गई कि भाई जो समझौता हुआ है हम स्वीकार करते हैं, हम मानते हैं, समझौते से हम संतुष्ट हैं। और संतुष्ट होने के साथ में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, ठीक है। तो चौथा आप ये समझ सकते हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, वापस लेना नहीं, सॉरी, स्थगित कर दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाता है। और पूर्ण स्वराज को फिर रखा, परिभाषित किया गोलमेज सम्मेलन में। दूसरे में कांग्रेस की फेस के रूप में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी शामिल होंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। ये तीन प्रस्ताव जो है वो आपके इस कराची अधिवेशन के अंदर रखे गए थे। एक इंपॉर्टेंट बात और सुनना, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आई थी, ठीक है। वो महत्वपूर्ण बात क्या थी, तीन बातें थी। एक तो उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले आर्थिक, ठीक है, आर्थिक कार्यक्रम की बात की थी भाई, कि हमारे यहां आर्थिक रूप में, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, आर्थिक कार्यक्रम, मौलिक अधिकार, प्रस्ताव में और भी बहुत सारी चीजें थी, मौलिक अधिकार और पूर्ण स्वराज को परिभाषित करना। ये तीन बड़े ही महत्वपूर्ण पिलर थे कराची अधिवेशन के। कराची अधिवेशन में कांग्रेस के आर्थिक कार्यक्रम की बात की, भाई कितना क्या है, किस तरह व्यवस्था करनी है, किस तरह पैसा इकट्ठा करना है, किस तरह काम करना है, ठीक है। आर्थिक रूप में चीज, आर्थिक जो कार्यक्रम होंगे, आर्थिक चीजों को, पहलुओं को टच दिया गया कि भाई हमें क्या करना है आर्थिक रूप में, कैसे हम मजबूत होंगे। इसी के साथ में मौलिक अधिकारों की बात हुई थी, जिसमें आपके वयस्क मताधिकार है और भी बहुत सारे अधिकार थे। तो मौलिक अधिकारों की बात हुई थी यहाँ पर, और यही पूर्ण स्वराज को पूरी तरह से क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था। मौलिक अधिकारों की बात हुई थी, अकेले मूल कर्तव्यों की नहीं हुई थी, मौलिक अधिकारों की बात हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ में कराची अधिवेशन पूरा हो गया और कराची अधिवेशन पूरा होने के बाद में, ठीक है, गांधी जी चल पड़े हैं कहां, लंदन के लिए। और लंदन में वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तीन चीजों का हमने टारगेट लिया था आपके, पहली जो है वो गोलमेज सम्मेलन पहला, दूसरा गांधी इरविन समझौता और तीसरा कराची अधिवेशन, ठीक है।